हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और साथ में ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। डाइपोल कैसा होता है? डाइपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दो चार्जेज हैं माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पर रखा गया है और प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट बी पर रखा गया है। तो ये दोनों मिलकर एक डाइपोल फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर हमने डाइपोल की जो सेपरेशन है वो डी ली है। आप इसको 2a भी ले सकते हैं, जैसा कि आप हमने अभी तक पहले लिया हुआ है। तो डाइपोल की सेपरेशन को डी ले सकते हैं या 2a ले सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ओ जो है ये डाइपोल का सेंटर हो जाएगा। तो हम कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ए से और बी की तरफ की जो डायरेक्शन है, ये किसकी हो जाती है? ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? डाइपोल की या डाइपोल मोमेंट की। तो इसको पी कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो पॉइंट पी हमने लिया है, कैपिटल पी, जो कि डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है, उसका पोजीशन वेक्टर, ये जो पॉइंट ओ है या नहीं कि डाइपोल का जो सेंटर है, इसको ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन पर जो पॉइंट लिया है हमने पी, उसका पोजीशन वेक्टर डाइपोल के साथ में कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा। और ओ से ए की जो डिस्टेंस है, जिसको हम ए लिखते थे, यहाँ पर हम उसको क्या लिख सकते हैं? d/2। जैसा कि हम यहाँ पर इसको डाइपोल की सेपरेशन को डी कंसिडर करते हैं, तो और ओ बी जो है वो भी कितना हो जाएगा? d/2। क्लियर? अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज रहेंगी, जैसे ओ पी इक्वस टू आर रहेगा, एंगल पी ओ बी इक्वस टू क्या हो जाएगा? थीटा। और एक कंसिडरेशन और हम मानते हैं कि जो आर है वो डाइपोल की सेपरेशन डी के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? अब इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डाइपोल के दोनों चार्जेस की वजह से होगा। नेगेटिव चार्ज भी अपना पोटेंशियल यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, और पॉजिटिव चार्ज भी पॉइंट पी पर क्या करेगा? अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो एट पॉइंट पी द पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। क्लियर? तो अब हमें माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें ए पी डिस्टेंस के बारे में जानकारी चाहिए। अगर हमें प्लस क्यू चार्ज से पी पर पोटेंशियल निकालना है, तो पी वी डिस्टेंस के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमें क्या चीज़ें चाहिए? एक तो हमें क्या निकालना है? ए बी, सॉरी ए पी, और दूसरा क्या चाहिए हमें? बी पी। ये ए बी, ए पी और बी पी को निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो ओपी जो लाइन है, ये ओपी जो लेंथ है, इसको हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और बढ़ाते हुए हमने क्या किया? पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए डैश। यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का। सिमिलर वे में हमने इसी लाइन ओपी पर एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया है बी से, बी बी डैश, और ये एंगल भी यहाँ पर कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। क्लियर? तो ये जो एंगल है ये तो ऑलरेडी थीटा था, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा यहाँ पर, एंगल ए ओ ए डैश, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्लियर? और ओ ए और ओ बी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d/2। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और हमारे केस में ये कितना है? d/2। अगर आप 2a लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? a, और ये भी कितना हो जाएगा? a। तो ये जब डिस्टेंस हमारे पास में आ जाती है, तो फिर हम यहाँ से ओ ए डैश और ओ बी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं। ओ ए डैश क्या हो जाएगा? देखो, ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या हो जाएगा? ओ ए डैश इक्वल्स टू, यहाँ से देखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ए डैश ओ में। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए डैश फोर एंगल थीटा क्या है? ओ ए डैश बेस बन जाता है, और इसके सामने वाली जो ओ ए है वो इसका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। ये तो क्या है? डी, हाइपोटेन्यूज।
और ओ ए डैश क्या है इसका बेस, तो ओ ए डैश इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डी कॉस थीटा। क्लियर, ओ ए डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी कॉस थीटा। सिमिलर वे में ओ बी डैश, तो ओ बी डैश के लिए दूसरा ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन सा, ओ बी डैश बी, और इसमें भी ये जो ओ बी है ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ओ बी डैश क्या बन जाएगा, बेस फॉर दिस एंगल थीटा। तो ओ बी डैश कैन बी रिटन एज डी कॉस थीटा अगेन। तो ये ओ ए डैश और ओ बी डैश की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिखी हैं आपके सामने। अब इन वैल्यूज का यूज करते हुए हम ए पी और बी पी की वैल्यू लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे कि ए पी विल बी इक्वल टू ए डैश पी एंड बी पी विल बी इक्वल टू बी डैश पी। ठीक है, तो एक बार और देखें हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमने अभी तक किया वो आपके सामने हो गया। अब मैंने कहा कि AP अगर हमें लिखना है तो AP क्या हो जाएगा, A डैश P। इस डायग्राम में देखेंगे तो AP इज इक्वल टू द A डैश P, क्योंकि हमने क्या कंसिडर किया है कि R इज डबल ग्रेटर देन D। तो A डैश P इक्वल्स टू OP प्लस O A डैश, जो A डैश P है ये दो लेंथ का सम हो जाता है OA डैश एंड OP। OP की वैल्यू कितनी है R, और OA डैश अभी हमने निकाला है D cos थीटा। तो ए डैश पी इक्वल्स टू ओ पी प्लस ओ ए डैश, ओ पी प्लस ओ ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए ओ कॉस थीटा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ओपी की वैल्यू आर, और ओ ए डैश कितना निकाला हमने, डी वाई टू कॉस थीटा। एक बार और कर देते हैं, यहाँ पर मैंने ये डी वाई टू है, सॉरी ये मैंने डी लिखा है, ये डी वाई टू रहेगा। क्लियर, डी वाई टू, तो ये रह जाएगा आर प्लस डी वाई टू कॉस थीटा। सिमिलर वे में बीपी, बीपी को देखेंगे तो यहाँ से बीपी इक्वल्स टू क्या है, बी डैश पी। अब ये बी डैश पी क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओ बी डैश। यहाँ से अगर हम बी डैश पी लिखें तो बी डैश पी क्या हो जाएगा, ओ पी माइनस ओ बी डैश। भाई ये लेंथ निकालनी है हमें, और ये लेंथ किसके बराबर है हमारी, बीपी के बराबर है। क्लियर, तो यही नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, बीपी इक्वल्स टू बी डैश पी इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ बी डैश, दैट इज आर माइनस डी वाई टू कॉस थीटा। तो इस तरीके से माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्जेस हैं उनसे हमें ये सेपरेशन मिल गई है। माइनस क्यू से कौन सी है, ये तो क्या हो जाएगी फ्रॉम माइनस क्यू, और ये हो जाएगी फोर प्लस क्यू। ये सेपरेशन आ गई पॉइंट पी की। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू इज V1। इसको लिखेंगे V1 इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी कि चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस साइन आएगा, तो -1/4πε0 क्यू अपॉन द डिस्टेंस ए पी इक्वल्स टू -1/4πε0 क्यू, और ए पी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, नियरली इक्वल्स टू आर प्लस डी वाई टू कॉस थीटा फॉर नेगेटिव चार्ज। देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के लिए कितना है, आर प्लस डी वाई टू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज किया। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी विल बी V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी, और इसमें वैल्यू यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस के डी वाई टू कॉस थीटा। क्लियर, तो ये इंडिविजुअल चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए एट पॉइंट पी जो कि डाइपोल में है। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द डाइपोल इज V इक्वल्स टू B1 प्लस B2। हमें क्या करना है, सिंपली एल्जेब्रिक सम करना है। तो V इक्वल्स टू 1/4πε0, V1 की वैल्यू क्या है, इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों की वैल्यू लिखेंगे। V1 हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन आर प्लस डी कॉस थीटा बाई डी वाई टू कॉस थीटा, एंड V2 हो जाएगा क्यू अपॉन आर माइनस डी वाई टू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो Q यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो Q अपॉन 4πε0, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर माइनस के 1/r माइनस डी वाई टू कॉस थीटा एंड माइनस 1/r प्लस डी वाई टू कॉस थीटा। तो यहाँ से एक एलसीएम ले लेते हैं हम, और ये एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, यानी कि आर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे इसमें से तो एलसीएम में से क्या बचेगा, ये हो जाएगा r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा माइनस इधर से r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा लेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस डी बाई टू कॉस थीटा, तो माइनस r प्लस डी बाई टू कॉस थीटा ये यहाँ से हो जाएगा। आप एलसीएम लेके देखेंगे तो ये प्लस ये r से r यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, ये डी बाई टू कॉस थीटा प्लस डी बाई टू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, क्यू डी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये स्टेप हमारे पास में आ जाती है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था कि r इज डबल ग्रेटर देन d, तो फॉर दिस इसके लिए r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको लिखा जा सकता है r स्क्वायर, क्योंकि r के कंपैरिजन में d जो है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इसलिए ये जो टर्म है यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम r स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। एंड जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी, वो होता है P इक्वल्स टू चार्ज ऑफ डाइपोल इनटू सेपरेशन, तो P इक्वल्स टू क्यू डी, या इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, क्यू डी, और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो P वेक्टर इक्वल्स टू क्यू डी P कैप, ये डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो इन वैल्यूज का यूज करें तो सिंप्लीफाई करने पर जो पोटेंशियल बचेगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर तो क्या था हमारा क्यू डी कॉस थीटा, आप देखें प्रीवियस स्लाइड में ये क्या है, क्यू डी कॉस थीटा, तो क्यू डी की जगह पर क्या हो जाएगा P, तो इसको लिखेंगे P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, इसको के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर, यहाँ पर थीटा क्या रहेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड डाइपोल मोमेंट। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वी पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पी वेक्टर और आर कैप के बीच में जो एंगल था वो क्या है, थीटा, और इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए डाइपोल हमारे पास में आ जाएगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने होंगे फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्लियर, तो यहाँ तक ये हमने डिराइव कर लिया, ये आप भी याद रखेंगे फॉर आर डबल ग्रेटर देन ए। स्पेशल केस में देखें, अगर थीटा 0 डिग्री या पाई हो 180 डिग्री हो, तो उस केस में कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाता है, +-1, 0 के लिए +1 और पाई के लिए -1। इन दैट केस जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ± के पी अपॉन आर स्क्वायर, के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1, तो v इक्वल्स टू ± के पी अपॉन आर स्क्वायर, फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस थीटा जो होगा 90 डिग्री के लिए वो क्या हो जाएगा, 0। इन दैट केस पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। तो जो डाइपोल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम नोट कर सकते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल फ्रॉम दैट ड्यू टू ए सिंगल चार्ज।
जो हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स हैं दोनों के। तो उसमें पहला है आपके पास में द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल डिपेंड्स नॉट just on r but also on the angle between the position vector r vector and the dipole moment vector p vector। सिंगल पॉइंट चार्ज जब होता है हमारे पास में, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता है, तो उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो केवल डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है। बट डाइपोल के केस में वो केवल r पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पोजिशन वेक्टर r वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है। थीटा की वैल्यू डिफरेंट होने पर डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो एक तो ये डिफरेंट फीचर आ गया यहाँ पे। सेकंड क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंसेज एज 1/r² नॉट एज 1/r, जो कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज में होता है। तो आप लोग याद रखें, जो पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उसको हम लिखते हैं Q/r। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल उसको क्या लिखते हैं, Kp cos थीटा अपॉन r²। तो यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, बट डाइपोल के केस में ये क्या है, 1/r² है। तो डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल होता है वो तेजी से डिक्रीज होता है एज r इंक्रीजेज। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेज की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज क्या होती हैं? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस with a constant value of potential at all points on the surface। किसी सरफेस के सभी पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो सरफेस क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। फॉर ए सिंगल चार्ज Q the potential is given by equation V equals to 1/4πε0 Q/r। इसका मतलब है कि सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो केवल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है। तो v इज ए कांस्टेंट इफ r इज कांस्टेंट। अगर यहाँ पे r कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा r कांस्टेंट वाले पॉइंट्स का जो लोकस हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेसेज सेंटर्ड एट द चार्ज। किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज हो जाएगा तो इसके चारों तरफ r डिस्टेंस का हम क्या कर सकते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, और उस स्फीयर के सभी पॉइंट्स की इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए उन सभी पॉइंट्स पर क्या रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगा। तो दिस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। The component of electric field parallel to an equipotential surface is 0। चूंकि हमने बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ग्रेडियंट 0 है तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो वी कैन से the electric field parallel to an equipotential surface is 0, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, as the potential does not change in this direction। clear? The electric field is perpendicular to the equipotential surface at each point of the surface। तो क्या होगा, सरफेस के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है ऑलवेज। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट्स पर, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। हर एक पॉइंट पे जब भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। या अदर वर्ड्स में इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखो पहले एक बार दो, कि यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज हो गया कोई, और उसके लिए ये जो रेडियल स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। फिर हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जो कि स्पेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। अब ये जो हर एक पॉइंट पे देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और सरफेस के बीच में जो एंगल है यहाँ पर ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा हर एक पॉइंट पे।
क्लियर? तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. Clear बात? Equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए तो ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि सभी पॉइंट्स से क्या होगी, नॉर्मल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो यहाँ पर इस डायग्राम में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस शो की गई है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होती है. तो ऐसे में अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है तो बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की जा सकती हैं. अब जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इन फील्ड लाइंस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. सरफेस जो होता है एक 2D ज्योमेट्री होती है तो प्लेन होगा. तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स यहाँ पर ड्रॉ किए सकते हैं दैट रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अदर एग्जांपल में फॉर ए डाइपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस, डाइपोल के केस में क्या हो जाएगा, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पर ये ड्रॉ की जा सकती है. एग्जाम में आपसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करवाए जा सकते हैं तो आपको ये डायग्राम आने चाहिए कि किस तरीके से सिंगल आइसोलेटेड चार्ज या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल या टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज और वी कैन से टू आइडेंटिकल नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की जाती हैं. ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की जाएंगी. अगर दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज हैं तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से ड्रॉ की जाएंगी. देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में है और इस तरफ दूर हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन है. और ये रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. क्लियर? इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या है वो? एक तो है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. हम लोगों ने बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट चार्ज को मूव करें तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. बट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है. तो देयर इज नो वर्क टू बी, नो वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन. यहाँ पर हमें किसी भी वर्क की करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl of the equipotencial surface. dl is the line element on the equipotencial surface. क्योंकि ये लाइन एलिमेंट सरफेस पर लिया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैन नॉट इंटरसेक्ट. इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है. अब इसके बाद में बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर हमारे पास में मल्टीपल चार्जेस के सिस्टम हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी. तो यहाँ पर हमारे पास में पहला केस है फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. टू चार्जेस के सिस्टम के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी. दो चार्जेस हमारे पास में दिए हुए हैं Q1 और Q2. ऐसा अगर हमें कोई सिस्टम जो है कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस स्पेस में कोई भी चार्ज नहीं है. हम इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लेकर आते हैं और इस पॉइंट पर लाकर रख देते हैं. इसको पॉइंट को नाम दे सकते हैं A. इस पॉइंट पर जब लाकर रखेंगे तो चूंकि यहाँ पर पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, तो उस केस में जब हम Q1 को इन्फिनिटी से लाकर और A पर रखते हैं तो उसमें कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा. तो नो वर्क इज डन जब हम Q1 को कहां से लेकर आते हैं, Q1 को A पर लेकर आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी. फिर हम Q2 को लेके आएंगे इन्फिनिटी से और इस पॉइंट पर लाकर रख देंगे. ये पॉइंट है हमारा B और इसमें जो पॉइंट B है वो Q1 से कितने डिस्टेंस पर है, R12 डिस्टेंस पर है. तो ऐसा करने में हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा, U या वर्क लिख सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q
टू, चार्ज तो कौन सा है Q2, और वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, तो इसको लिख सकते हैं V1 एट R12, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पोजीशन R12। अब V1 R12 क्या होगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 अपॉन R12, क्लियर। तो वर्क इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, और दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो दो चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12, क्लियर। अगर हमारे पास में तीन चार्जेस का सिस्टम हो तो उसमें कैसे करेंगे, तो तीन चार्जेस हैं जिसमें Q1 Q2 और Q3 है, और इनको हमें A B और C पर लाकर रखना है। तो अगर हम सबसे पहले Q1 को लेकर आए इन्फिनिटी से, तो उसमें कोई वर्क नहीं किया जाएगा। देन फिर हम चार्ज Q2 को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, तो उसमें हमें Q1 के अगेंस्ट, ये Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो पहला तो हम लिख देते हैं W1, तो क्या है 0। W2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पहले की तरीके से जो अभी निकाला था हमने प्रीवियस स्लाइड में, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 इज द वर्क डन इन रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर मूविंग या फॉर प्लेसिंग चार्ज Q3 एट पॉइंट C अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड Q2। तो उसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं चार्ज Q3 इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज Q1 एट पॉइंट C, तो क्या हो जाएगा ये R13 प्लस पोटेंशियल एट चार्ज Q2, पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2, ये हो जाएगा R23। इसकी पोजीशन पे पोटेंशियल हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा Q3, ब्रैकेट में लिखेंगे तो VQ, पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये क्या हो जाता है K Q1 अपॉन R13 प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज Q2, ये हो जाएगा K Q2 अपॉन R23, और ये वैल्यूज यूज करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो टोटल वर्क डन या टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और यही क्या हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, क्लियर। इस तरीके से हम, और भी अगर हमारे पास में अब चौथा चार्ज लाना हो तो चौथे चार्ज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है हमारी बुक का। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। ये स्क्वायर है जिसमें साइड D दी हुई है, और इसके चार कॉर्नर पे चार तरह के चार्ज रखे हुए हैं ABCD पे, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q। तो हमें पूछा गया है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में जो वर्क किया जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E of the square, the 4 charges being held fixed at its corners, how much extra work is needed to this। जब ये सिस्टम हमने बना लिया है तो एक एक्स्ट्रा चार्ज हम लेकर आए Q0 जो कि स्क्वायर के सेंटर पे लाके हमने रखा है E पर। ऐसा करने में हमें जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये दो चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या मानते हैं, सपोज द फर्स्ट द चार्ज प्लस Q इज ब्रॉट टू A एंड देन द चार्जेस माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q आर ब्रॉट टू B C एंड D रेस्पेक्टिवली। तो द टोटल वर्क नीडेड कैन बी कैलकुलेटेड इन स्टेप्स। पहला, सबसे पहले तो हम किसको लिखेंगे, प्लस Q चार्ज को एट पॉइंट A, एट कॉर्नर A। तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज प्लस Q टू A व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट एल्सवेयर, कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है। सो दो दिस वर्क इज 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट हमें इस चार्ज को A पर लाने में वर्क करना पड़े। तो दिस इज 0। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, वर्क नीडेड टू ब्रिंग माइनस Q टू B व्हेन प्लस Q इज एट A। सेकंड केस में क्या हो रहा है,
अब हमने पहले एक चार्ज को प्लस क्यू को तो ए पर रख दिया, अब दूसरा चार्ज कौन सा है माइनस क्यू, जिसको कहाँ पे लेके आ रहे हैं, बी पर लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी। तो दिस वर्क इज गिवन एज चार्ज एट बी इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए। तो जैसा हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क कैलकुलेट किया था सिमिलर वे में, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू, तो चार्ज है जो कि हम लेकर आ रहे हैं, और जिस पोजीशन पे लेके आएंगे वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा दूसरे चार्जेस की वजह से, तो वहां पर एक ही चार्ज है प्लस क्यू, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 डी, क्योंकि ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है वो डी है। तो दिस वर्क इज माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 डी। थर्ड स्टेप में देखेंगे तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू टू सी। अब तीसरा चार्ज है प्लस क्यू, उसको कहां से इन्फिनिटी से और कहां पे लेके आएंगे, सी पर लेके आएंगे, जबकि प्लस क्यू चार्ज ए पर रखा हुआ है और माइनस क्यू चार्ज बी पर रखा हुआ है। तो इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो दिस वर्क इज गिवन बाई चार्ज एट सी, कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं प्लस क्यू, एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्जेस एट ए एंड बी। चार्ज वर्क को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, देखो हमने पहले बताया था W इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख सकते हैं क्यू वी, या इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी लिखते हैं U इक्वल टू क्यू वी। क्लियर। सो चार्ज कौन सा है प्लस क्यू। अब सी की पोजीशन पे, ये जो पॉइंट सी है इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका पोटेंशियल सी पर कितना होगा बताओ, सी पर कैसा होगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर है, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है डी, ये वाली डिस्टेंस भी डी है, तो ये जो ए सी है ये ए सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2d डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट ए, तो ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0 d√2, और जो बी पर चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4πε0 d। सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आपकी आ जाती है। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट डी। अब इस चार्ज को यहाँ पर लेके आए हैं, तो अब हमें तीन जो चार्ज हैं अदर, उनके अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, ए के अगेंस्ट, बी के अगेंस्ट और सी के अगेंस्ट। तो फिर से क्या हो जाएगा ये वर्क, चार्ज एट डी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी ड्यू टू चार्जेज एट ए बी एंड सी। तो माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन 4πε0, ये तो ए की वजह से हो गया पोटेंशियल, प्लस बी की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिर से वही डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे और लिख देंगे, तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 डी अंडर डी, और ये हो जाएगा थर्ड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इनको तीनों को एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो टोटल वर्क इज रिक्वायर्ड, जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका टोटल वर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेज ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, द एक्स्ट्रा वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू नॉट टू द पॉइंट ई व्हेन द फोर चार्जेज आर एट बी ए बी सी एंड डी। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ई ड्यू टू द चार्जेज एट ए बी सी एंड डी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ई इज क्लियरली जीरो, क्योंकि कुछ दो चार्ज तो पॉजिटिव और दो चार्ज नेगेटिव है और सभी की सेपरेशन क्या है बराबर है, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एनी चार्ज टू पॉइंट ई। इस तरीके से टोटल वर्क क्या हो जाएगा जीरो। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।